बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरल। नाज़रीन, तहकीकाती सहाफ़त का बड़ा नाम असद खरल साहब बाकायदा तौर पर वॉइस न्यूज़ टीम का हिस्सा हो चुके हैं। ये प्रोग्राम उनका है, होस्ट मैं करूँगा। इस प्रोग्राम का मकसद हम पाकिस्तान के मसाइल को आपके सामने पहुँचाएँगे और पाकिस्तान की सियासत और मुआशरत में छुपे राजों से पर्दा उठाएँगे। सबसे पहले सानिया 9 मई पाकिस्तान की तारीख का ऐसा बाब जिसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता। सानिया मई के क्या फैक्ट्स हैं उनको बयान करेंगे असद खरल साहब। असद खरल साहब 9 मई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। 9 मई के अंदर जिस तरह से वाक़यात हुए पाकिस्तान की तारीख के अंदर, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह बताया उसामा ने आपके सामने चीज़ें रखी कि साना 9 मई जो है बेसिकली इस हवाले से पूरी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, ख़ास तौर पर अपने पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानियों के लिए और बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा मुहिब वतन है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे इस झूठ और सच की इतनी ज़्यादा रेस है और इतनी ज़्यादा दौड़ है और एक दूसरे से आगे निकलने की, और जिस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए कि यानी सच को झूठ बना के पेश किया जा रहा है और झूठ को सच लोग तस्लीम करना शुरू कर देते हैं या मजबूर हो जाते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें गुडमुड हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि सानिया 9 मई जो है, मैं ये कहता हूँ कि सानिया 9 मई जो है वो अमेरिका के सानिया 9/11 से कई 100 गुना ज़्यादा भयानक ख़तरनाक है। जो काम पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन गुज़श्ता 75 साल में अरबों डॉलर खर्च करके अपनी लॉबीज़ के ज़रिए, अपने अंदरूनी और बैरूनी मुल्क स्लीपर सेल के ज़रिए, हैंडलर के ज़रिए, मास्टरमाइंड के ज़रिए, नेटवर्क के ज़रिए, टेररिस्ट नेटवर्क के ज़रिए, कोई भी किसी भी जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या किस तरीके से किसी भी शोबे में छुपे जो लोग हैं उनके ज़रिए वो पाकिस्तान की असास और वजूद पर हमले करने का वो नापाक इरादे या अज़ाइम जो है उनको वो कभी फुलफिल नहीं कर सका। हमेशा हमारे मुल्क के जो सरहदी इलाकों के ऊपर और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे इंटेलिजेंस इदारे और हमारी पाक फ़ौज, जो दुनिया में फ़ौज और ISI को नंबर 1 तस्लीम किया जाता है बावजूद कम बजट, कम रिसोर्सेज एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, बरतानिया या दीगर, अगर हम इवन के हमसाया मुल्क की बात करें, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो, लॉजिस्टिक की बात हो और बजट की बात हो, जो बहुत सारी इस पर भी फेक प्रोपेगेंडा चलती हैं चीज़ें। मामला मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह आपने लंदन राइट्स की बात आपने देखा होगा कि उस पर किस तरह उनके मुल्क के जो इदारे हैं वो किस तरह पीछे हटे और फिर जब लोगों को उन्होंने मार्क किया और फिर किस तरह वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के जो दावेदार हैं उनको इबरत का निशान बनाया गया। अमेरिका की तारीख में भी इस तरह आपने देखा होगा किस तरह उनको इबरत का निशान बनाया गया। ये बात जो है, हम फैक्ट फाइंडिंग प्रोग्राम का नाम ही ये है। पहले मेरा ख्याल 1-2 राइज एंड फॉल ऑफ वोट जो है पहले वो देखते हैं और उसके बाद फिर एक एक चीज़ जो है तह दर तह फैक्ट के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। और हमारा ये चैलेंज है, हमने आज भी कोशिश की कि PTI की लीडरशिप के कोई भी बंदा, उनका स्पोक्स पर्सन, कोई लीडर, हम फिर भी वेलकम करने के लिए तैयार होंगे और ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें चलेंगी। उसके अंदर भुट्टो लेगसी का भी हम चलाएंगे, उसके अंदर एक सेगमेंट होगा और एक जो है नवाज लेगसी जो है उस हवाले से भी एक सेगमेंट होगा। तो बेसिकली एक नया एक ट्रेंड दे रहे हैं हम इस प्रोग्राम के हवाले से। तो अब जो सानिया 9 मई है, जो वो कॉन्स्पिरेसी है, उस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन थे वो आगे जाके रिपोर्ट में हम बताएंगे। फिलहाल आप एक द राइज एंड फॉल ऑफ के हवाले से एक रिपोर्ट देखें। सवाल की दास्तान ज्यादा पुरानी तो नहीं, हर पाकिस्तानी जानता है कि सफर कहां से शुरू और मंजिल कैसे करीब आई। 2002 के इलेक्शन में इकलौती सीट पर वजीर आजम बनने का ख्वाहिशमंद था। बात न बनी तो सदारती इलेक्शन में मुशर्रफ की मुखालिफत मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत कर दी। 2008 के इलेक्शन के बाद ट्रायल शुरू हुआ। ड्रोन हमलों से जनूबी वजीरिस्तान तक एहतजाजी मार्च से कबाइल की हमायत तो अता हुई। मीनार पाकिस्तान का मैदान भी भरपूर दिखाई दिया। सियासी लोगों के दिलों में कप्तान घर कर गया या उनका रुख मोड़ा जा रहा था। 2013 के इलेक्शन में कौमी असम्बली की 30 से जायद नशिस्तें और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत से इम्तिहान शुरू हुआ। 35 पंचर की गर्दान और अहले पाकिस्तान ने 2014 के तवील धरने का भी सामान देखा। एहतजाज का नया अंदाज
और तफरीह ने माशरे के बालाई तबके को मरूब तो किया, मगर अंपायर आया ना किसी ने उंगली उठती देखी। 2018 के इलेक्शन करीब आते ही विकटें गिरने के आदाद-ओ-शुमार और गले में पटके डालने की बहार शुरू हुई। ज़मीर जाग उठे और लोग भाग उठे। जहाज टैक्सी का काम करने लगा और वफादारियां जमा होने लगीं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ मरकज और पंजाब को भी फतह तो कर लिया, मगर वसीम अकरम प्लस का किरदार 12वें खिलाड़ी जैसा ही रहा। उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला पंजाब मिल गई, मगर इख्तियार औरों के हाथ रहा। एतमाद बिखरता गया और अदम एतमाद की फिजा बनती गई। बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च के बाद सियासत के मोहरे सिरकने लगे। जमहूरियत और मुरव्वजा निजाम के मुताबिक अदम एतमाद तो कामयाब रही। आखिरकार थर्ड अंपायर की उंगली उठी। इससे पेशतर एक साइफर के नाम पर खत लहराया जा रहा था और बयानिया वजूद पा रहा था। अल्लाह के बाद बाजवा से शुक्रगुजारी कि उन्होंने गिरती साख बचा ली की आवाजें भी सबने सुनी। जमहूरी बदन में आमिराना रूह की बेकरारी भी देखी। बनी गाला और जमान पार्क के बाहर लोगों का हिसार दरअसल स्टेट के अंदर स्टेट की गमास थी। किसी को एनआरओ ना देने का दावा था, मगर ममनुआ फंडिंग, तोशा खाना और अहले खाना के माली मामलात की गारंटी भी दरकार थी। गिरफ्तारी की सूरत में बेकरारी की सब बंदी शुरू। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया। तो अब ना GHQ पहुंचना है। GHQ मर्दों खवातीन को माइल और कायल करने के जराए भी मंजर पर आते चले गए। फिर 9 मई के दिन पाकिस्तानियों ने चश्म कुशाए उरूज को हुरूब होते भी देखा और बसपाई की नई तारीख भी। सर, आपने ये रिपोर्ट भी देखी, हमारे नाजरीन भी ये रिपोर्ट देख चुके हैं। वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 9 मई के साने में इंसाफ की आम लीडरशिप भी मुलव्वस थी और उस लीडरशिप के जिस तरह से ऑडियो कॉल्स मंजर आम पर आई और वीडियो सबूत भी सामने रखते गए हैं। आईजी पंजाब का बयान भी सामने। खैल साहब, इस तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं इनको रद्द किया जाता है इन सबूतों के बावजूद, तो क्या समझते हैं कि इस तरीके इंसाफ क्या इन सबूतों को रद्द करने से अपनी जो साख जो उसकी मुतासर हो चुकी है उसको बचा सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि और भी कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, अगर वो भी हम चला लें तो उसके बाद फिर जो हमारे कौमी सलामती के इदारों में हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने सान्या 9 मई की जो कॉन्स्पिरेसी से जो पर्दा चाक की है उस पर मेरा ख्याल जाते हैं। पहले अगर हम वो 4-5 जो चीज़ें हैं जो झूठ हैं उस हवाले से अगर हम वो शॉर्ट सुना सकें, फिर उसके बाद उन्होंने ख़वातीन से बदसलूकी जो है और तशद्दुद और जिस तरीके से ज़्यादती के हवाले से बात की, फिर उसके बाद उन्होंने 34 बंदों के जाँ बाक होने के 9 मई के वाक़यात के हवाले से वो दावा किया और उसके बाद एक लेटेस्ट जो जजमेंट जो है जो जजिस जो हमारे ऑनरेबल जज साहबान हैं उनके बारे में भी अभी कल उनका एक वीडियो क्लिप मेरी नज़र से गुजरा जिसमें वो कह रहे हैं कि जज सहमे हुए हैं, जजिस को ऑडियो और वीडियोस दिखाई जा रही हैं। तो अब मसला ये कि पहले मेरे ख्याल ये जज साहबान वाला जो कल लेटेस्ट दिखा रहे हैं कि यानी जज साहबान जो बेल्स दे रहे हैं 150 मुकदमात के अंदर बेल्स दे रहे हैं, वो दहशतगर्दी के मुबैना ये मनसूबा साज मास्टर माइंड्स को बेल्स दे रहे हैं, नज़रबंदियाँ ख़त्म कर रहे हैं, सहाफ़ियों को वो रिलीज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और उनके ऊपर भी इस तरह का इल्ज़ाम इन्होंने भोंडा लगाया है। मसला ये है कि उनकी साख पर एक और सवालिया निशान उठा दिया, ऐसे ही जैसे इन्होंने वो खवातीन जो चंद खवातीन थी, दर्जन से भी कम थी, जिसमें बच्चियां भी थी शादीशुदा और गैर शादीशुदा, उनके बारे में ज्यादती, बदसलूकी और तशद्दुद का जो इल्ज़ाम लगाया गया, उस हवाले से इनका ट्वीट्स जो है वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है और उस हवाले से उन्हीं इनकी जो कारकुनान है उन्होंने आके आज़ाद फ़ज़ाओं में आके क्या बयान दिया, सच और झूठ जो है वो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं।
میم مختلف ریومرز مختلف باتیں چل رہی تھی جی جیل میں خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے کیا جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تذلیل کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا کر لائیں گے, گھسیٹ کے لائیں گے, اس سے زیادہ آپ عورتوں کی کیا تذلیل کریں. اور اگر آپ کو ان کے سوشل اکاؤنٹ سے پرابلم ہے تو سوشل میڈیا کے کیس کریں, اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا. جی اس حوالے سے آئی جی صاحب نے جو وضاحت کی ہے وہ تو علیحدہ ہے, لیکن انہوں نے آ کے وہ بات بھی کی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی اور زیادتی نہیں کی, اور اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ قانون جو ہے اس کے تحت ہمارے پاس وہ اگر سارٹ ہے وہ بھی چلا دے. اور وہ سوشل میڈیا جو یہ باتیں کر رہی ہیں, کیا یہ سوشل میڈیا والا معاملہ ہے جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہی ہیں, اور جس طریقے سے وہ دھمکیاں لگا رہی ہیں, تو یہ اگر وہ سارٹ ہے تو وہ بھی ذرا آپ چلا دیں تاکہ اس کے بعد آئی جی صاحب جو ہے ان کا بھی اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے لیڈر کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے, تو اس کے گریبان پہ ہاتھ, ہم سب کے گریبانوں پہ آتا ہے, وہ ہاتھ توڑیں گے جب ہمارے گریبانوں تک آیا ہے. تمہاری ایسی کی تیسی ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالو, تم ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالو گے وہ ہاتھ توڑیں گے. جیسے تم لوگوں کو بہت شوق ہے نا ہاتھ توڑنے کا, اب جو ہوگا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. ہم بار بار کہہ رہے تھے ہمارے لیڈر پہ ہاتھ نہ ڈالنا. اتنی بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی کہ اس کو تشدد کیا گیا ہے, جیسے یہ دیکھ رہے تھے, یہ ان کو معلوم ہے, تشدد کرنے والوں نے مبینہ طور پر ان کو بتایا یا فیملی نے بتایا, جبکہ اس کا دوسرا بھی اینگل دکھاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی وہ شاید اس لیے پیش نہیں کر رہی, پھر ان کا شاید وہ ہمارے فوت ہو گیا, اللہ نہ کرے. اب اس سے ان کی جو اہلیہ ہے بچوں پہ, ان کے والد پہ, ان کے بھائیوں پہ اور ان کے فالوور پہ کیا گزری ہوگی, لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے وکلا جو ہیں ان کی فیملی کی جانب سے, میں نے بتایا میرے ساتھ بات ہوئی اور وہ بڑے رو رہے تھے, وہ تاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی واقعی ایسی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد ان کے جو وکیل ہیں, باقی وکلا ہیں, ان کی فیملی کی جانب سے کیٹاگوریکلی اس کی تردید آ گئی, اور ان کا وہ بالکل سلامت ہے, خیریت سے, اور انشاءاللہ جلد, اور ہائی کورٹ نے بھی آپ کو پتہ اس پہ کوگنیزنس لیا ہوا ہے. تو ہمیں دعا گو ہونا چاہیے. لیکن اس طرح کی دیکھ کے آپ نے پہلے وہ خواتین کی عزت خراب کرنے کی بات کی. فرمایا جاتا ہے کہ پولیس نے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی. پہلے بتایا گیا کہ ہم نے 40 بندے مار دیے, پھر پتہ چلا ہو نہیں 25 بندے مار دیے. پھر جب ہم نے بتایا کہ لاشیں لائیے جاتے ہیں, ان کا ڈی این اے کروا لیتے ہیں, تو پتہ چلا 4 بندے جو انہی کی فائرنگ سے, یا وہ بچہ غریب جس کو انہوں نے ہماری فائر بریگیڈ نہیں جانے دی, اور ہماری اے ایس پی کو انہوں نے ہماری پولیس کو دھکے دے کے نکالا, جو دھوئیں میں بیچارہ پھنس کے شہید ہو گیا. اور وہ لوگ جو ان کی گولیوں کے ساتھ شہید ہوئے, پولیس گولیوں کے بغیر تھی, آرمی نے گولیاں نہیں چلائیں. وی آل نو دیٹ. زیادتی کی آپ نے, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری ایس ایچ او کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری اے ایس پیز اور ایس پیز کو مارا گیا, ان کے بازو توڑے گئے, ہمارے آفیسرز کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور آپ نے جھوٹی ویڈیوز, جھوٹی تصاویر کا سہارا لیا. آئیے اس کو دکھاتے ہیں, کائنڈلی دیکھیے گا. اس طرح ہم آگے چلاتے جائیں گے, آپ دکھاتے جائیے, بس ہم دکھاتے جائیں گے آپ کو جو آپ جھوٹ بولتے ہیں. لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ سوشل میڈیا کے بدمستھاتی, ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ایکسپرٹس, تھوکے چاٹنے کے ماسٹرز, وہ آرام سے اپنی بہت ساری ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیں. لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ سوشل میڈیا کے بدمستھاتی, ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ایکسپرٹس, تھوکے چاٹنے کے ماسٹرز, وہ آرام سے اپنی بہت ساری ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیں. ناظرین اب یہ بھی حقیقت جان لی. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان ہے, اور دوبارہ سے ان کے ہینڈل سے جو ہے جہاں سے آج کل خبریں آ رہی ہیں اس سے دوبارہ کل وہ شیئر کیا گیا, اور غالباً یہ 25 اپریل کا جو ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ اس کو دوبارہ سے انہوں نے جاری کیا ہے, تو وہ بھی سن لیتے ہیں ذرا. سوشل میڈیا اور میڈیا میں بھی افواج پاکستان اداروں اور ان کے عہدیداروں کے خلاف جو بات چیت کی جا رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر دانشمندانہ ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے. کہ کچھ لوگ یہ ذاتی حیثیت سے کر رہے ہوں, بلکہ لیکن اس کے پیچھے کچھ ذاتی اور سیاسی مقاصد بھی ہیں, اور کچھ کیسز میں بیرون ملک جو آپ کی ایجنسیز ہیں, جو ہاسٹل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کے ایجنڈے کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے, ان کے اعلی کار بھی بنے ہوئے. افواج پاکستان کا جو قانون قوانین ہے, جو ہماری ٹریننگ ہے, جو ہمارا ڈسپلن ہے, وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر بلا بنیاد الزام اور تجزیے کا ترکی بترکی جواب دیں. لیکن یہ بات ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کسی اور فوج کی طرح افواج پاکستان بھی دھونس اور فریب سے اس کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا. پاکستان کے خلاف جعلی پروپیگنڈا کرنا اور پاکستان کے اندر بھی سوشل میڈیا کو انفلوئنس کرنا, اپنے اعلی کاروں کے ساتھ اس چیز کو بڑھانا. جی اب ناظرین اب یہ بھی آپ نے سن لیا. اب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی, اور یہ فیکٹ فائنڈنگ پروگرام نے جو ہے ہم نے چیزیں یہ دکھا رہے ہیں, اور بہت سارا ہمارے پاس اتنا زیادہ مواد ہے کہ آپ یو کانٹ امیجن.
अब आ जाते हैं कि हमारे जो मुल्की सलामती के इदारे, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, IB, इंटरसेप्शन इंटेलिजेंस, और इसके बाद MI सर्वे या पुलिस, दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनकी मुख्तलिफ जो डिफरेंट सिक्योरिटी या स्पेशल ब्रांच या बाकी दीगर जो इदारे हैं, उनकी जानब से ये जो सारा कॉन्स्पिरेसी थी सानिया 9 मई के वाले से, वो किस तरह अनर्थ की गई, उसमें कौन कौन मुलव्वस थे और किस तरीके से ये सारा मनसूबा जो है, ये ऑर्गेनाइज प्री प्लान जो कि 9 अप्रैल से शुरू होने वाली जो एपिसोड है 9 मई तक किस तरह पहुंची, किस तरह बनी गाला में ह्यूमन शील्ड बनाई गई गिरफ्तारी से बचने के लिए, और किस तरह फिर लाहौर जमान पार्क में ह्यूमन शील्ड बनाई गई और किस तरह ट्रेनिंग वहाँ पे की गई, जो सारी चीज़ें सारी आपके सामने हैं। और इस हवाले से ये सारी चीज़ें जो हो रही थी एक डेमोक्रेटिक एक इस सिस्टम के अंदर, और एक बंदा जो उसकी गिरफ्तारी के हवाले से उसको रोकने के लिए स्टेट विद इन स्टेट और नोगो एरिया सूबाई दारुल हुकूमत में आपने बना दिया, पहले आपने इस्लामाबाद में बना दिया, उससे पहले आप KPK में चले गए खौफ के बोत तोड़ने के दावेदार, और उसके बाद जो इंजीनियर्स, डॉक्टर, जो बच्चियां बच्चे जो हैं आज वो इन केसेस में वो जो इस वर्गलाने के आ गए। अब इसके हवाले से मैं एक रिपोर्ट जो बनाई है जो हमारे इदारों ने, और उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने इस सानिया 9 मई को जो लाशें गिराने के हवाले से, और उस पर पूरा और बहुत ज़्यादा बड़ा एक मैसिव हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था, उसको किस तरह नाकाम बनाया और अपनी जानों को खतरे में डाल के, अपनी हर चीज़ को खतरे में डाल के, जानों माल को सबको लेकर उन्होंने रेस्ट्रेंट्स और पेशेंस का मुजाहरा किया, बावजूद कि ये सारी अभी आप चीज़ें देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इन चीज़ों को डिनाई, ऑडियो लीक्स को आज तक किसी ने डिनाई किया है? जितनी PTI की लीडरशिप है वहाँ पे इनकी प्रेजेंस जो है उसकी वीडियो को किसी ने डिनाई किया हो? वहाँ पे फुटेजेस इनकी मौजूद है उसको डिनाई किया हो? आपस के अंदर इनके जो काले थे, जो राब्ते थे, क्योंकि हमारे इदारे जागते हैं, वो देख रहे थे कि ये कहाँ तक जाते हैं, ये जमहूरियत के लबादे में छुपे हुए जो हैं ये किन के आलाकार बनने जा रहे हैं, ये मुल्क दुश्मन जो अजाइम है, नापाक जो इरादे हैं उसको किस तरह फुलफिल, हमारी एहसास तनसीबात और वजूद और असास पर किस तरह हमलावर होने जा रहे हैं, ये कहाँ तक जाते हैं, वरना इन्होंने मानना ही नहीं था, ये तो एक दिन के अंदर कई बयान देते हैं। अब आ जाते हैं इस हवाले से, ये रिपोर्ट जी चलाएं जरा लूप में, ये वो फैक्ट्स हैं, आप चैलेंज करें, आए जवाब दें इसका, क्या इसमें एक चीज भी हम गलत बता रहे हैं? अब कहां से शुरू हो और कहां खत्म हो, ये टारगेट सिलेक्शन है जी, ये टारगेट सिलेक्शन की गई बकायदा, ये रिपोर्ट हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। टारगेट सर ओनली ये जो पंजाब स्पेसिफिक की अगर बात करें, जिन्ना हाउस कोर कमांडर हाउस जो है वो टारगेट था, हमजा कैंप रावलपिंडी टारगेट था, और इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स बेस जो है उसका एयर बेस जो पाकिस्तान एयरफोर्स का मियाँ वाली वो टारगेट था, ISI का फैसलाबाद ऑफिस टारगेट था, और GHQ रावलपिंडी टारगेट था, और मिलिट्री रावलपिंडी जो है ये लाइब्रेरी टारगेट थी। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे इदारों के पास एस्टेब्लिश है और आपके सामने हम रख रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि इसके अंदर मियाँ वाली से कहाँ से शुरू हुआ, प्लानर आ जाते हैं जी, मेन पे आ जाते हैं। ये प्लानर वाला दिखाएं जी, प्लानर प्रिपरेटर्स नेक्सिस। अब ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और 8 मार्च जमान पार्क 215 कॉल्स हो रही हैं, और ये 9 मई यानी वाकया यानी 8 मार्च से लेकर 9 मई तक 215 कॉल्स किसको हो रही हैं, ये मनसूबाबंदी क्या हो रही है, और ये टेक्निकल एनालिसिस है बकायदा, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसकी फ्रांसिक भी हुई है, और ये लोगों की कॉलें हैं क्योंकि ना तो उसमें टोटे जोड़े गए हैं और ना इसके अंदर देखें जी, इसमें यास्मीन साहिबा से 41 कॉल्स हुई, हमाद अजहर साहब से उनके फ़ोन से ही माशाल्लाह 10 कॉल्स हुई, हमूदो जो रशीद साहब हैं 75 कॉल्स, सेंट्रल इजाज चौधरी 50 कॉल्स, 16 कॉल मियाँ असलम इकबाल साहब, मुराद रास 23 कॉल। उसके बाद है जो फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स विद प्रिपरेटर्स जो वहाँ पे मौजूद थे साइट पे जाए वकूआ पे जिन्होंने हमला किया, उनसे कालें कर रहे हैं ये, यानी मैंने बताया कि 215 ओवरऑल कालें उधर जमान पार्क से हुई। टेक्निकल एनालिसिस आप देख रहे हैं जो हमारे इदारों ने अरकरेजी करके सारी चीज़ें पहले से भी पता था, और फिर वो सारी चीज़ें बताया कि ये कौन कौन इसमें, ताकि पता लगे ये कौन छुपे हुए हमारी सफ़ों के अंदर। बाहर के दुश्मनों से तो लड़ना मुश्किल नहीं होता, वो तो हम उनको डिफीट कर सकते हैं, और वो अपने शहरियों को उसके अंदर से ये सेग्रीगेट करना ये ज़रा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने रिस्ट्रेंट और पेशेंस का मुजाहरा किया, और जो लाशें गिराने का मुल्की और गैर मुल्की जो भी मुल्क दुश्मन अनासर और इदारों के खिलाफ जो साजिश का भयानक मनसूबा था उसको नाकाम बनाया। और इसके बाद सेम जो है जो 154 कॉन्टैक्ट्स जो 9 मई को हुए जना उसके कोर कमांडर के हवाले से, ये सारा जो मैंने बताया उसका अगर देखा जाए, और 154 जो
कॉन्टैक्ट्स हैं ये बेसिकली जमान पार्क से 8 मार्च से लेकर अब तक के ये उसकी जो ये टेलीफोनिक इनकी बाकायदा फोरेंसिक भी किसी को अगर इतराज़ है वो कॉलें भी हुई हैं और इसीलिए वो मोबाइल सर्विस बंद की जाती है ताकि आप कॉलिंग करें और फिर वो व्हाट्सएप की एक्सेस है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल इसके बाद आ जाते हैं जी आगे टाइम एनालिसिस, स्मार्ट टाइम, सेम नेचर ऑफ टारगेट्स और वाज इट कनाइमेंस जो नंबर थे जना उसका आ गया लाहौर का 7 बजे, यानी ये टाइमिंग लेके टाइम लाइन देखें 7 बजे कोर कमांडर हाउस हमला होता है, 7:30 बजे रावलपिंडी जो GHQ गेट पे होता है, 7 बजे वही सेम टाइम 7 बजे यानी कोर कमांडर हाउस लाहौर में भी और जना उसमें और PF बेस जो है वहाँ पे भी 7 बजे और GHQ गेट पे 5 बजे। उसके बाद जो बन्नू जो कैंट है वहाँ पे 3:35 से 11:50 तक वो जो वहाँ पे हमला होता है। पेशावर रेडियो स्टेशन पे ये 3 से लेकर 4 बजे तक वहाँ पे हमला होता है। हमजा कैंप रावलपिंडी में 5:30 बजे ये हमला होता है। आगे चलते जाएं जी, ये मियाँ वाली जो पाकिस्तान एयरफोर्स बेस है अब यहाँ दिखाएं जी, ये आ गया। इसके अंदर जो अब नाम भी बता रहे हैं, अहमद खान बहादुर ये 15 कॉल्स कर रहे हैं प्रिपरेटर को जो जाया वकूआ पे हैं उनके साथ इनके राब्ते हो रहे हैं और ये जो है 50 टोटल कॉमन जो है ये नंबर्स हैं और जिनका बिटवीन जो PTI ये लीडरशिप है और बिटवीन जो इनका विद जो है पाकिस्तान एयरफोर्स पे हमला करने वाले जो वहाँ पे मौजूद थे उनसे राब्ते में थे। अमीनुल्लाह खान जो है इनकी 20 कॉल्स हुई, उनको प्रिपरेटर्स को हमलावर को मनसूबा जो वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे थे। अमजद खान जो माशाल्लाह उनकी 24 कॉल्स। इसके बाद ये अब्दुल रहमान ये बाबली साहब जो है इनकी 6 कॉल्स और ये जो अब साहब कहना मुझे तो साहब कहना मेरा दिल नहीं कर रहा इनको, जो इतने बड़े हमारे मुल्क के लिए जिन्होंने एहसास और वजूद पे हमला कर दिया। और ये सलीम गोल साहब जो 104 कॉल्स कर रहे हैं और ये टोटल जो 50 कॉल जिन्होंने की हैं PF जो पाकिस्तान एयरफोर्स बेस जो है और ये जो उसकी BTS साइट है लिंक विद 5 टॉप लीडर्स ऑफ PTI। अब ये देख लें, अब ये देखते जाएं और ये इनको शर्म तो नहीं आएगी क्योंकि शर्म होती है, हया होती है, इनको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब रावलपिंडी GHQ के ऊपर आ जाते हैं, दिखाएं जरा रावलपिंडी GHQ केस। इसके अंदर टोटल जो है कॉल्स हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि 83 कॉल्स हुई लिंक टू PTI लीडरशिप रावलपिंडी। ये वो चीजें जो एस्टेब्लिश्ड हैं, कोई हमारे इदारे किसी को गलत नहीं कर रहे, किसी को गलत पकड़ नहीं रहे, लेकिन क्या इनको ये काबिल रहम है, क्या इनको माफ करना चाहिए। अब इसके अंदर जो है वासिफ कयूम है 8 कॉल्स वो कर रहे हैं प्रिपरेटर्स को और जो वहाँ पे मौके पे वो तस्वीरें भी साथ दिखा रहे हैं हम। उसके बाद कर्नल जो अजमल जो है साबर राजा जो है 7 कॉल्स 9 कॉल्स कर रहे हैं। तारक महमूद मुर्तज़ा वो उसके बाद फ्रीक्वेंट जो कॉन्टैक्ट विद प्रिपरेटर्स थे। उसके बाद राजा उस्मान टाइगर जो है ये कर रहे हैं 6 कॉल्स। उसके बाद राजा राशिद है हफीज़ जो है वो 2 कॉल्स कर रहे हैं और उमर तामीर जो भट्ट हैं ये क्या है उनका वो 3 कॉल्स जो कर रहे हैं। ये आ गया। इसके बाद आगे जो है ना वो चलते जाएं। अब ये फैसलाबाद आ जाते हैं, ISI ऑफिस फैसलाबाद, यानी टारगेट प्लान ऑर्गेनाइज और हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन। हमारे ISI जो दुनिया में पाक फौज ISI नंबर 1 मानी जाती, उनके दफातर, हमारे जो शोहदा की यादगारें, हमारे जो सिंबल्स थे, हमारा रेडियो स्टेशन जो आपको अंदाजा नहीं है कि कोई भी दुश्मन मुल्क जब किसी मुल्क पर हमला करता है ना तो सबसे पहले उसके सरकारी ज़राए अबलाग पे कब्जा करता है। लाजा ये रेडियो पाकिस्तान की वो इमारत थी जहां से क़याम पाकिस्तान का ऐलान हुआ था, उसको रैंसैक किया गया। अब ये फैसलाबाद पे आ जाते हैं जी। अब वहां पे जो नेक्सिस है 9 मई को ISI ऑफिस और उसके अंदर जो ये कौन लोग थे जी 54 कॉलें हुई। 54 कॉलें नहीं बल्कि 54 तो सिर्फ एक बंदे ने की हैं। ये फैजुल्ला साहब 54 कॉलें किसको कर रहे हैं, 25 कॉलर ऑफ अबाब लीडरशिप वर प्रेजेंट एट सीन ऑफ अकरेंस, यानी इनमें से जो 25 हैं कालों वाले वो वहां पे मौजूद भी थे, काले तो कर ही रहे थे। अच्छा, राना असद हैं 86 कॉल्स और लतीफ़ नज़र जो है वो 108 कॉल्स और इयाज तरीन जो है वो है 36 कॉल। आगे यहाँ पे रुकता नहीं है सिलसिला। अब ये सुनते जाएं और ये इससे बड़ा मुल्क के ऊपर जो मुल्की सालमियत के ऊपर और ये एक जमहूरी लबादे के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं, ये क्या अभी इससे पहले कभी आपने देखा है या सुना है? क्या ये पहले और आखिरी किसी वज़ीर आज़म या पार्टी सरबराह की ये जो गिरफ्तारी है, इससे पहले कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस हवाले से चीज़ें अभी थोड़े मैं खोल रहा हूँ ताकि आपको एक एक इवेंट के ऊपर
ان کو چہرے پوری طرح بے نقاب کیے جائیں. یہاں پہ ہم بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد ہم دوبارہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ثانیہ 9 میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا اور لیڈرشپ کا کتنا کردار ہے جس کو وہ مکمل طور پر رد کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ اس پر بات کریں. ویلکم بیک. ثانیہ 9 مئی پر بات جاری تھی. پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران تھے اس میں ملوث تھے ان کے حوالے سے بات جاری تھی. اسد خل صاحب اپنی بات جاری رکھیں. ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے جو آپ ڈسکشن کر رہے تھے اس کو. جی یہ تو بہت لمبی کہانی ہے, ایک پروگرام میں تو نہیں ختم ہو سکتی. بہرحال یہ تو جو اداروں نے جو اب تک چیزیں جو سامنے لائے ہیں, ہم تو کسی کو بلیم نہیں کر رہے, نہ بلیم گیم کا ہم حصہ بن رہے ہیں. ہم آگے جا کے جو بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو بھٹو لیگسی ہے یا نواز لیگسی, اس پہ بھی بات کریں گے. یہ چھوٹا سا شارٹلی بریفلی میں کر دوں. اب یہ رپورٹ لوپ چل جاتا کہ یہ بیسیکلی جو جر کے جو ویل کنونس جو کانسپریسی تھی, بیسیکلی پلاننگ جو فیز تھا کہ انسائٹیشن جو کرنی ہے تھرو سوشل میڈیا کرنی ہے, ہیٹ جو ہے یہ جو اس کو اگینسٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اس کو کرنا ہے. ٹوٹل جو پلانر اور پریپریٹرز ہیں اب تک, جو ابھی مزید بھی آ سکتے ہیں لیکن اب تک جو اسٹیبلش ہوئے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہیں 708 اور 105 اس میں اریسٹڈ ہو چکے ہیں. اور اس میں اکیوز فاؤنڈ ان کانٹیکٹ ود ٹاپ لیڈرشپ جو تھے وہ 165 تھے, جس میں 37 اریسٹ ہو گئے. بی جو پارٹیز آف 165 جو اکیوز تھے, آلسو جو جناح اس کور کمانڈر کے حوالے سے 101 میں 18 اریسٹ ہو چکے ہیں. اکیوز فاؤنڈ جناح اس جو ہے 9/5 کو جو گئے وہاں پہ سارا 120 میں 9 وہ زمان پارک کے جو پریزنٹ بھی رہے 8/3/2023 سے, وہ اس میں 120 میں سے 9 آ گئے. 8 جو بی پارٹی جو ہے فاؤنڈ ایٹ جناح کور کمانڈر 9/5 جو ہے 152 میں سے وہ 40 پکڑے گئے. اکیوز آئیڈینٹیفائڈ تھرو پی ٹی آئی واٹس ایپ جو گروپس ہے اس کے ذریعے اور باقی طریقوں سے جو 170 میں سے یہ 11 اور 708 میں آئیڈینٹیفائڈ میں سے 125 پکڑے گئے ہیں. اب یہ سیکوینس یہ تھا کہ ٹارگٹ سلیکشن تھی, پہلا ان کا فیز تھا, پھر ٹائم انالیسس تھا کہ کس طرح ایک ہی وقت میں سب جگہ پہ اسٹرائک کرنی ہے. پلاننگ فیز تھا, پلانر فیز جو ہے پریپریٹر جو نیکسس تھا, وکٹم کارڈ پلینگ تھا, اور اس پہ بعد وکٹم کارڈ کے بعد فالس جو کلیمز آف ہیومن رائٹس, سوشل میڈیا کمپین ٹو ملائن لیاز اور جو ادارے ہمارے سلامتی کے, اور پھر یہ ہے کہ میل ٹریٹمنٹ آف فیمیلز ان کسٹڈی, اور پھر شارع فیصل اٹیک آن پولیس آن وے آف 5 کورس جو ہیڈ کوارٹر ریڈیو پاکستان بلڈنگ نیئر کورس اور جو کمانڈر ہاؤس اور پنجاب ریجمنٹ سینٹر مین جو ہے یہ ٹارگٹ اکراس پاکستان. اور پھر اس اوورال میں بات کروں مین ایئرپورٹ روڈ لیڈنگ ٹورڈز کینٹ اور بنو کینٹ. اب یہ بہت ساری اور چیزیں, لمبی رپورٹ ہے, اب ایک پروگرام میں سمرائز نہیں ہو سکتی. تو اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے جو کرنٹ افیئر جو پولیٹکس ہیں, یہ آپ کنکلوژن خود ڈرا کر لیجئے گا, اور باہر سے بیٹھ کے اور ادھر سے بیٹھ کے لوگ آپ کو جو گمراہ کر رہے ہیں, اب آپ کے سامنے یہ فیکٹس ہیں, فیکٹ فائنڈنگ آپ کے سامنے رکھ دی. ہمارا کام یہ تھا. اب ہم ایک جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا بلاول یا بھٹو لیگسی کے حوالے سے, اس حوالے سے ہم نے ایک چھوٹی سی رپورٹ بنائی ہے, پہلے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی اس خلا سے فائدہ اٹھا رہی ہے. باغی نئے پٹکے گلے میں لٹکا رہے ہیں. سیاست کے نکار خانے میں سر بدل رہا ہے اور تال بھی. آثار بتاتے ہیں کہ اقتدار کی لے پر جھومنے کے رسیا نئی جگہ سر دھنتے نظر آئیں گے, بلکہ اشارے مل رہے ہیں. جی ناظرین, یہ رپورٹ آپ نے دیکھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے اندر زرداری صاحب بھی گرفتار ہوئے, محترمہ ان کی جو اہلیہ ہے وہ شہید بھی ہوئی, گرفتار بھی ہوئیں, اور وہ کتنی دیر جیل میں, اور جو ٹیپس جعلی جس طرح ان کو کروایا گیا تھا. اور اس سے پہلے ذوالفقار بھٹی جو بھٹو جو پاپولر لیڈر تھے, ان کو بھی جو بعد میں ججز نے بھی جوڈیشل مرڈر کا اعتراف کیا, لیکن کیا کبھی وہ جی ایچ کو سینسٹیو انسٹالیشن کی طرف یا سپریم کورٹ کی طرف کبھی انہوں نے رخ کیا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو اب زرداری صاحب جو ہے ان کو پکڑا گیا. ان کے جو عمران ان کے دور میں, یعنی جو پچھلا جو دعویٰ کرتے ہیں
फैशिज्म का, उनके दौर में डेमोक्रेसी के जो दौर में जो बड़े चैंपियन बने फिरते हैं इंसानी हकूक के, फरियाल तालपुर साहबा का खातून नहीं थी, उनकी एज कितनी थी, किस तरह से उनको किया गया, कौन सा वो बंदा नहीं है जिसको जरदारी साहब कितनी बीमारियों के अंदर मुब्तला है, उनको पकड़ा गया, उनके स्पीकर जो है आगा सिराज दरानी को पकड़ा गया, उससे पहले भी आपने देखा टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट जो है उनके साबिक जो वज़ीर आज़म है उनको घर भेज दिया गया, वहाँ पे उन्होंने उफ नहीं की। उसके बाद आप देखें को शाहिद खान साबिक वज़ीर आज़म को पकड़ा गया, को उनको पकड़ा गया, एक लंबी फहरिस्त है वो उनके खवातीन को, उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं को नून लीग के आगे भी जाके बताएंगे, तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन क्या कभी उन्होंने इस तरह के बयान दिए, क्या कभी इस तरह के टारगेट जो है उनको उन्होंने टारगेट किया, क्या कभी उन्होंने पाकिस्तान के सलामती के इदारों को या सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जो चैलेंज किया, क्या उन्होंने कमज़ोर करने या तकसीम करने की कभी साजिश की, या इस तरह से कभी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मनसूबाबंदी की? और ये उनसे उनके ऊपर भी जो केस झूठे बनाए गए, टेप्स भी सामने आई, तो लिहाजा मामला ये है, इस चीज़ें जो है आपके सामने हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इससे आगे आ जाए सिनेरियो में कि नवाज शरीफ साहब जो उनको नाहल भी किया गया, जिला वतन भी किया गया, उनके ऊपर भी केसेस बनाए गए। शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है, उसको वज़ीर आला थे, अपोजिशन लीडर थे कांग्रेस, उनको जेल में डाला गया, हमजा शहबाज को जेल में डाला गया, मरियम साहबा को वालिद के सामने पकड़ के आपने, वो तो नहीं, टक्कर के लोग तो आप दावे करते थे, लेकिन उन्होंने जेलें काटी, वो पूरी डिटेल भी आगे जाके आपको बताएंगे कौन कौन कितने दौर में जो सबका जो ये जो इंसानी हकूक के लंबरदार बनने के जो लोग दावेदार हैं, इनकी जो रजीम है, जो डेमोक्रेटिक जो बड़े चैंपियन बनते हैं, कितने खवातीन और कितने मरियम नवाज तो पब्लिक ऑफिस ऑर्डर भी नहीं थी, अगर करप्शन के इल्ज़ाम जो भी हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने तो इस तरह की नहीं किया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है, इस हवाले से उन पर भी थोड़ी सी जो है बात जो है कर लेते हैं PM एलान के हवाले से। तो इस पे एक छोटी सी मेरा ख्याल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं उस पर कि नवाज लेगसी जो है उस हवाले से। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इससे आगे आ जाए सिनेरियो में कि नवाज शरीफ साहब जो उनको नाहल भी किया गया, जिला वतन भी किया गया, उनके ऊपर भी केसेस बनाए गए। शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है, उसको वज़ीर आला थे, अपोजिशन लीडर थे कांग्रेस, उनको जेल में डाला गया, हमजा शहबाज को जेल में डाला गया, मरियम साहबा को वालिद के सामने पकड़ के आपने, वो तो नहीं, टक्कर के लोग तो आप दावे करते थे, लेकिन उन्होंने जेलें काटी, वो पूरी डिटेल भी आगे जाके आपको बताएंगे कौन कौन कितने दौर में जो सबका जो ये जो इंसानी हकूक के लंबरदार बनने के जो लोग दावेदार हैं, इनकी जो रजीम है, जो डेमोक्रेटिक जो बड़े चैंपियन बनते हैं, कितने खवातीन और कितने मरियम नवाज तो पब्लिक ऑफिस ऑर्डर भी नहीं थी, अगर करप्शन के इल्ज़ाम जो भी हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने तो इस तरह की नहीं किया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है, इस हवाले से उन पर भी थोड़ी सी जो है बात जो है कर लेते हैं PM एलान के हवाले से। माली मामलात के इल्जामात से चूर चूर नून लीग ने पंजाब में अपोजिशन जमातों का एतमाद हासिल किया, बुज़दार का तख्त लर्जा दिया और हमजा शहबाज को तख्त पर बिठा दिया। मरियम नवाज ने जलसों की एक सीरियल चलाई और किसी हद तक अपनी पार्टी को इकट्ठा करने का किरदार तो निभाया, मगर हमजा शहबाज का इक़्तिदार ना बच सका। नाज़रीन, ये भी रिपोर्ट आपने देख ली। अब मामला ये है कि देखें, एक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक जो एक प्रोसेस है, उसके अंदर अगर किसी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम है या मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी के इल्ज़ाम है, उसकी गिरफ्तारी भी होती है। और आपको फैशिज्म का जिसका दौर ये दावा कर रहे हैं, आपको तो 150 केसेस के अंदर जमानतें मिल रही हैं। आपके लोग जो है, जो इन प्लानर और प्रिपरेटर थे, वो बाहर आ रहे हैं, नज़रबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं। जो मीडिया वाले जो झूठे दावे कर रहे हैं बाहर बैठ के, और इधर सेंसरशिप है, वो भी ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अदलिया से जो है आपको रिलीफ मिल रहा है। तो ये सारा झूठा जो बयानिया बनाया जा रहा, और अपनी नाकामी, पाकिस्तान का ये वाहिद एक वज़ीर आज़म था जो कि एक लीगल आइनी प्रोसेस के जरिए अपने पास अद्दी नंबर अक्सरियत खोने के बावजूद वो एक डिक्टेटर बनना चाहता था। जिस तरह उसने 2002 में 1 मैन शो था, 1 सीट थी, लेकिन उसने कहा कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, और वज़ीर आज़म अगर नहीं बनाया तो मुनाफिकत और हिपोक्रेसी देखें कि वो मौलाना फजल रहमान साहब को अपना वोट दे दिया, जिसको वो क्या कहते हैं आपके सामने ही है। तो मामला ये है कि ये जो आप जमहूरियत के चोले के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर छुप के और बुनियादी इंसानी हकूक और ह्यूमन राइट्स के अंदर छुप के
آپ ایک اس طرح کے جو منصوبہ بندی کر رہے تھے وہ ساری چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں, آپ کے فٹ پرنٹ پکڑے جا چکے ہیں, اور اب جو رائز اینڈ فال جو بھی آگے ہوگا ملک کا, اگر اس طرح کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا, ہمارے ملک کی سلامتی کے اداروں کو تقسیم بدنام کرنے کی اور کمپین چلائے گا, تو اس کا پھر انجام بھی عبرتناک ہی ہوگا. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ عوام کے سامنے ہم ان کی کرپشن کے جو کھاتے ہیں وہ اتنے لمبے ہیں, کئی پروگرام کی سیریز میں بتائیں گے کہ کتنے 100 ارب کی سابق خاتون اول, ان کے جو بیٹے بیٹیاں, ان کے سابق خامد بھائی کتنے, اور پھر ان کے جو حلقوں میں بزدار صاحب یا ان کے جو حلقوں میں لگے ہیں کتنے 100 ارب, اور وہاں پہ کتنے تھے اور کہاں سے کک بیک کمیشن, اور وہ سارے کھاتے ایک ایک کر کے دکھائیں گے, اور جو صادق اور امین کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈاکومنٹ کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ, ویژول کے ساتھ رجسٹر کریں گے. بہت شکریہ اسد کھل صاحب. اسد کھل صاحب نے مختلف فیکٹس پر بات کی, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کپتان ہیں, ان کی ٹیم ہے, جس طرح سے انہوں نے ملک پاکستان کا ایک بھونڈا مذاق بنا کے رکھ دیا. اداروں کو ساتھ لے کر پاکستان کی ترقی ممکن تھی. پاکستان کی ترقی کے جس مراحل پر تھا اس وقت مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا, مجھے آؤ فغاں نیب شب کا پھر پیام آیا, نداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے پاس.